नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, जिसके अंतर्गत लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं कि लौकिक साहित्य कौन से लौकिक साहित्य हैं, कौन रचनाकार हैं और किस प्रकार का लौकिक साहित्य लिखा गया आदिकाल में। तो हमने जैन रास परंपरा, आदिकाल के अंतर्गत जैन सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य सभी का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो लौकिक साहित्य का हम अध्ययन करेंगे। लौकिक साहित्य में प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, सर्वप्रथम उनका अध्ययन करेंगे, बाद में विस्तार से हम इन सभी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ढोला मारूरा दूहा ये कल्लोल या कुशल लाभ कवि की रचना है और 11वीं सदी की यह रचना है। लोक प्रचलित प्रेम काव्य है ये और राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है यह काव्य ढोला मारूरा दूहा। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी की इसमें कथा है। इसमें नए हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की एक कड़ी माना है। तो इससे प्रश्न बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा को किसके बीच की कड़ी माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी के दोहों की और हेमचंद्र के बीच की एक कड़ी माना है। कैसा काव्य है? प्रेम काव्य है और राजस्थान में यह अधिक लोकप्रिय है। आगे है संदेश शासक, अब्दुल रहमान की रचना है ये और इसका समय है 11वीं और 12वीं शती। देशी भाषा में अब्दुल रहमान मुसलमान कवि हैं। मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था यह। संदेश शासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों में विरह युक्त प्रेम काव्य है। कैसा है? विरह युक्त है ना। वियोगिनी की कथा, राजकुमार और राजकुमारी के जो वियोग होता है उसकी कथा का वर्णन संदेश शासक में किया गया है और ये अब्दुल रहमान की रचना है। तो प्रमुख प्रश्न यहीं से बनता है कि संदेश शासक किसकी है? अब्दुल रहमान और समय है इसका 11वीं और 12वीं शती। आगे है बसंत विलास। इसके रचनाकार के बारे में पता नहीं है, अज्ञात, और इसकी रचना का समय है 13वीं शती। इसमें बसंत और स्त्रियों पर बसंत की विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन है। बसंत ऋतु जो हमारे ऋतु में बसंत ऋतु होती है, उस प्रकार स्त्रियों पर बसंत ऋतु का प्रभाव है। बसंत ऋतु मनोहारी ऋतु होती है। सभी को चारों तरफ हरियाली, फूल, पौधे अच्छे से दिखाई देता है। तो यह स्त्रियों को बसंत की विलासितापूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन इस रचना में किया गया है। इस श्रृंगारिक काव्य का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया गया है। 84 दोहों को ही वास्तविक माना गया है इस रचना में। इसकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती है। इसकी भाषा बसंत विलास में पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें ब्रज भाषा भी आई है इस रचना में। अब आप इससे समझ जाएंगे कि रचनाएं किसकी हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने, गजल आदि। तो यह रचना अमीर खुसरो की है। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने, अगर रचना का नाम आ जाए, दो सूखने किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो। 1253 से 1325 ईस्वी इनका समय है। इनकी पहेलियाँ और मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। आवाज़ एक खुशरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है और फारसी हिंदी शब्दकोश है। खालिक बारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। खालिक बारी को हम सोचें कि रचना है, तो ये एक शब्दकोश है, यानी डिक्शनरी टाइप से है, फारसी और हिंदी की। विद्यापति की रचना है विद्यापति पदावली, जिसका समय है 14वीं शती। ये लोक साहित्य, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ये रचनाएं हैं। श्रृंगार भक्तिपरक मुक्तक काव्य है ये, जिसमें पदों की मादकता, जिसके पदों को
निराला ने क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है निराला ने। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यहीं से बनता है कि विद्यापति की पदावली को निराला जी ने क्या कहा है? तो नागिन की लहर के समान उसे बताया है। रामवृक्ष वेणीपुरी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न तो इसमें यहीं से आता है कि विद्यापति की पदावली को निराला जी ने क्या कहा है? तो नागिन की लहर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में आया है। रामवृक्ष वेणीपुरी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। आगे हमने ये चारों ग्रंथों का अध्ययन किया, कुछ कवियों को पढ़ा थोड़ा संक्षिप्त में। अब उसके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। जो उपयुक्त चार रचनाएं ग्रंथ कवियों की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ लगभग मुक्त ही है, जबकि तीनों गद्य ग्रंथों की भाषा पर प्राकृत की रूढ़ियों का प्रभाव मिलता है। गद्य के तीनों रूप ग्रंथों से आशा है राउलवेल जो रोड़ा कवि की है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। ढोला मारूरा दुहा मूलतः दोहे में रचित है। कैसे रचना है? दोहे में है, जिसमें 17वीं सदी में कुशललाभ कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़ी थी। अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम अबुल हसन था। महत्वपूर्ण है, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम, तो निजामुद्दीन औलिया। संगीत में ये कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया है। तो संगीत में कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के ये जन्मदाता माने जाते हैं कि इनसे ही इनकी उत्पत्ति हुई है। जो उनको उपाधियां प्राप्त हैं कि क्या क्या कहा जाता है अमीर खुसरो को? तोता ए हिंद, यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन्हें उपाधि प्रदान की गई है। कवियों में राजकुमार, प्रसिद्ध इतिहासक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा यह इन्हें कहा गया है। कवियों में राजकुमार। अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है, हिंदुस्तान की तूती कहा है। अमीर का खिताब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन्हें उपाधि प्रदान की गई है। तो इसमें तोता हिंद, तूतीय हिंद, ये दो तरीके से प्रश्न है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया और उन्होंने स्वयं को भी तूतीय हिंद कहा है। और अवधि का प्रथम कवि खुसरो। खुसरो के बारे में एक कथन है जो मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं। खुसरो ने खालिक बारी की रचना करके हिंदुस्तान की नींव रखी थी। इस ग्रंथ की रचना में कदाचित उसका यह अभिप्राय होगा कि जनसाधारण की आवश्यकता के शब्द उन्हें दोनों ही रूपों में सिखलाए जाएं, जिसमें उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में सहूलियत हो जाए। संपादक सत्यनारायण मिश्र और प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध से संकलित किया गया है। जो खालिक बारी रचना है वो क्या है? फारसी और हिंदी शब्दकोश है। तो कई बार परीक्षाओं में खालिक बारी के बारे में आता है कि क्या है, तो विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि किस प्रकार क्या है ये खालिक बारी। तो फारसी और हिंदी का ये शब्दकोश है। विद्यापति के बारे में अध्ययन करते हैं थोड़ा सा। जो विद्यापति का समय है वो 1360 से 1450 ईस्वी है। पंडित हरिमिश्र के यह शिष्य थे। तो विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? पंडित हरिमिश्र। बिस्फी गांव दरभंगा जिला के और तिरहुत के राज दरबार से ये जुड़े ही थे। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति की जो रचना है वो इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है। संस्कृत की जो रचना है वो कौन है? शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्भाग्य तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य। तो इसमें दान वाक्यावली और गंगा वाक्यावली, शैव सर्वस्वसार, लिखनावली ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनसे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते हैं। अवहट्ट की रचना है इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी बनता है कि कीर्ति पताका की भाषा कैसी है? तो अवहट्ट है। मैथिली
मैथिली में इनकी रचना है गोरक्ष विजय, एक नाटक है विद्यापति का। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिली में लिखित है। गोरक्ष विजय इनका नाटक है, इसमें दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। कीर्तिलता ऐतिहासिक चरित काव्य है। विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष वेणीपुरी ने किया। विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भक्तिपरक रचना है। यह श्रृंगारपरक, इसे लेकर विद्वान विभिन्न वर्गों में विभक्त हैं। इसके संदर्भ में उल्लेख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण की आराधना गीत हैं। अतः बहुत से विद्वानों ने इन्हें भक्त कवि माना है। तो विद्वान काफ़ी भ्रमित रहते हैं कि किस प्रकार की रचना है, क्या है। मिथिला में इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में इन्हें भक्त कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में लिखा है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत गोविंद के अनुकरण पर ही शायद की गई है। इनका माधुर्य अत्यंत अद्भुत है। विद्यापति शैव थे, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि विद्यापति कैसे थे, शैव थे, यानी शिव भगवान की आराधना करने वाले, शिव जी को मानने वाले, तो उन्हें शैव कहा जाता है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग विद्यापति को कृष्ण भक्ति परंपरा के समझते हैं, परंतु वो शैव थे। इसका वर्णन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो विद्यापति को कुछ विद्वान भक्त कवि मानते हैं, कुछ श्रृंगारी, कुछ रहस्यवादी। तो श्रृंगारी जो कवि मानने वाले हैं वो कौन कौन हैं? हरिप्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुभद्राजा, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष वेणीपुरी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं, यानी श्रृंगार परक रचनाओं को लिखने वाले। भक्त बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें भक्त मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जॉर्ज ग्रियर्सन और रहस्यवादी कवि कौन मानता है? जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। यह इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं कि रहस्यवादी हैं विद्यापति जी। आगे विद्यापति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन। सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा है। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरिप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंच देवोपासक माना है, यानी 5 देवों की उपासना करने वाले माना है हरिप्रसाद शास्त्री ने। तो विद्यापति के संबंध में कुछ विद्वानों के कथन हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं पहले। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है हजारी प्रसाद विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया है। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। तो विद्यापति के बारे में जो विद्यापति के नाम हैं वो कौन कौन से हैं? मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि इनकी जो सभी उपाधियां हैं। कुछ विविध जिसका अध्ययन हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धनाथ और जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया। पृथ्वी चंद्र को मात्र का प्रथमाक्षर दोहरा का प्रथम बावनी काव्य माना जाता है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकीदास ने कुकवि बत्तीसी 1817 ईस्वी में हुआ। चर्चरी एवं चांचरी आदिकालीन काव्य रूप है। हरिभद्र सूरीकृत सम्राज्य कहा में इसका प्राचीनतम उपयोग मिलता है। जगत सुंदरी प्रयोगमाला एक वैदिक ग्रंथ है। इसके रचयिता ज्ञात नहीं है। दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद करने वाला
प्रथम हिंदी का कवि भूवाल है, जिसका समय 10वीं सदी है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल 700 से 1444 विक्रमी संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को शामिल करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी है। कुछ रचनाकार हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इधर। कुवलय माला कहा अद्यतन सूरी की रचना है, इसका समय है 9वीं सदी। यह आरंभिक उल्लेख ग्रंथ गद्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। इसमें कुछ एक स्थानों पर उस समय की सामान्य प्रचलित भाषा को सुंदर रूप मिलता है। राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है, 10वीं सदी। यह एक शिलांकृत कृति है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राउलवेल कैसी कवि है? रोड़ा कवि की शिलांकृत कृति है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायिका का नक्सिक वर्णन है। साथ ही कलचुर राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन इसमें किया गया है। इसमें हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ होता है। उक्ति व्यक्त प्रकरण दामोदर शर्मा, 12वीं सदी समय है इसका। बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है इस रचना में। इससे उस युग के काव्य रूपों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना है। इसमें कौशल भाषा को अपभ्रष्ट कहा गया है। संस्कृत के समानांतर 12वीं सदी में व्यवहत कौशली के उदाहरण भी इसमें वर्णित हैं। व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित एवं व्याकरण शास्त्र है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, 14वीं सदी इसका समय है। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का इसमें यथार्थ वर्णन किया गया है। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया था। तो इसमें है वर्ण रत्नाकर का संपादन किसने किया? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने किया। तो हमने हिंदी आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया। आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि सत्र आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम हिंदी साहित्य इतिहास से आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, PYQ करेंगे इनके, तो जिससे हमें बहुत ही हेल्प होगी परीक्षाओं की दृष्टि से। धन्यवाद।